अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर व्हाट इज़ लिविंग के फीचर्स ही देखे हैं और इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको 3 फीचर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। एक ग्रोथ, एक मेटाबॉलिज्म और एक रिप्रोडक्शन। हमने तीनों को डिटेल में पढ़ा है और ये 2 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट किया है। आज हम आगे के 2 फीचर्स और पढ़ेंगे, एक कॉन्शियसनेस और फिर लास्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। इन चैप्टर को शुरू करने से पहले आज के लेक्चर को मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे कि बच्चों, आप सब स्कूल में ही होंगे, स्कूल में 11th क्लास में होंगे, पढ़ते होंगे। तो ये स्कूल का टाइम जो होता है ना बेटा, वो बहुत ही प्रीशियस होता है। इस समय हम लोग मस्ती करते हैं, दोस्त बनाते हैं, घूमते हैं, बंक मारने में मज़े आते हैं हमें। ये सब तो होता है, ये सब होता भी रहेगा, लेकिन ये सब तो चलो साइड के काम है, आप करो, मैं नहीं रोक रही हूँ आपको। लेकिन ये समय सबसे ज़रूरी है अपने NCERT के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, अपने डाउट्स को क्लियर करने का, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने का। अगर आप इस समय अपने जो आपकी बुक है ना NCERT, अगर उसके फाउंडेशन क्लियर नहीं है, वो आपको कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं है, उसके पेज टू पेज, तो आपको फर्दर आप कुछ भी करो, नीट करो, IIT करो, UPSC करो, BSc करो, MSc करो, रिसर्च में जाओ, कुछ भी करो, बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि आपके अगर अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आगे बहुत ईजिली कर पाओगे। देखना उन बच्चों के जिनके कॉन्सेप्ट स्कूल में क्लियर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत जल्दी कहीं भी उन्हें एडमिशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फर्दर बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को बताने का मतलब ये था आपका कि आपको जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है लेक्चर्स के अंदर, आप उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिए। आपको जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में से पूछिए, मैं डाउट्स भी क्लियर करूँगी आपके। सो अब शुरू करते हैं। 4th पॉइंट पे थे हम। 4th पॉइंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट and give response to it। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी हो कि आप एनवायरनमेंट को सेंस कर लो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसमें मैं सबसे ज़्यादा एग्जांपल ह्यूमंस के लेकर चलती हूँ, ताकि वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे कि अब यही लाइन जो लिखी हुई है कि आप एनवायरनमेंट को सेंस करिए। एनवायरनमेंट को सेंस करना मतलब हवा चल रही है, तेज़ चल रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, क्या वो और भी सारी चीज़ें अभी देखते हैं, और उसके प्रति आपको रिस्पॉन्स कैसा आता है आपकी बॉडी का, उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस को समझने के लिए आपको 2 वर्ड्स पता होने चाहिए। एक पहला है स्टिमुलस, जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, और दूसरा है रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस आएगा तभी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी। अब स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। मैं NCERT की लाइन टू लाइन आपको पढ़ा रही हूँ। एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल and biological environment। अब मैंने ये लिख तो दिया बड़ी बड़ी बातें, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये बच्चों को समझ नहीं आती, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। फिजिकल एनवायरनमेंट अगर आप देखो तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है टेम्परेचर, आ जाती है लाइट, आ जाता है प्रेशर। ठीक है, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम समझ लेते हैं 1 by 1 टेम्परेचर। अभी आप देखिए, गर्मी पड़ रही है, काफ़ी ज़ोर की गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है कि टेम्परेचर 48 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस भी बहुत जगह पे चला गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं जब आपको गर्मी लगती है तब क्या रिस्पॉन्स देती है बॉडी? स्टिमुलस उसे मिल गया कि हाँ भाई बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी से परेशान हूँ। रिस्पॉन्स क्या देती है बॉडी? स्वेटिंग, पसीना बहने लगता है। आप देखो जैसे लाइट चली जाती है या लाइट बंद हो
फ़ैन ऑफ करके जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें पसीना आने लगता है, आपको गर्मी लगती है। क्यों? ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स क्यों दे रही है बॉडी? क्योंकि उसे गर्मी लग रही है और उसे अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, जिसे कहते हैं होम्योस्टासिस, अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, उसे 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वो टेम्परेचर 37 से 36 हो गया, अगर वो 37 से 38 हो गया तो ये बॉडी काम नहीं करेगी, बीमारी लगने लगेगी इसमें। देखो ना टेम्परेचर क्या होता है, आपको 10 डिग्री ज़्यादा हो जाता है क्या? टेम्परेचर तो 1 डिग्री आगे बढ़ा होता है और आपकी हालत ख़राब होती है। मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, छुट्टी, बुखार है ना? तो वही है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिला, इस टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, देन आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है? स्वेटिंग। ऐसे ही देखिए अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जैसे सर्दियों के दिन होते हैं, आप देखना कुछ बच्चे ऐसे सर्दी में से काँपते रहते हैं, लाइन में खड़े होकर काँपते रहते हैं ऐसे ऐसे। क्यों काँपते हैं? क्योंकि ठंड हो रही होती है, टेम्परेचर बाहर बहुत कम हो गया है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री टेम्परेचर कम है, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है कि थोड़ा बहुत काँपो, शिविर करो, ताकि अगर ऐसे से काँपोगे तो एनर्जी बनेगी, थोड़ी गर्मी आएगी बॉडी के अंदर। तो समझ में आया टेम्परेचर का किस प्रकार से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हो रहा है? स्टिमुलस ये है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बॉडी स्वेट करती है, टेम्परेचर घट जाएगा तो बॉडी काँपने लगती है, शिवर करने लगती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ऐसे अगर हम एग्जांपल लें लाइट का, तो देखिए अगर आप रात को कभी ट्रैवल करते हो, बाइक पे हो, तो देखना जब आगे वाली कार आती है तो आपको एकदम दिखना बंद हो जाता है। स्टिमुलस क्या, मतलब लाइट इज़ वेरी हाई, इसकी बीम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे आपकी लाइट ऐसे हो जाती है और बाइक का हाथ भी थोड़ा ऐसे हो जाता है ना? और आपका हाथ ऐसे जाता है। क्यों ऐसा हुआ रिस्पॉन्स? आपको तो नहीं बोला उसने कि भाई हाथ ऐसे कर, तुरंत बॉडी ने एकदम रिस्पॉन्स किया कि भाई लाइट बहुत ज़ोर की है, एकदम आँखें, हमारी आँखें उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही हैं, देख भी नहीं पा रही हैं कुछ, और आँखों को खतरा लग रहा है कि मेरी आँखें ना ख़राब हो जाए, तो हम तुरंत ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइट का। ऐसे ही प्रेशर को देखिए आप। प्रेशर जब आप पहाड़ों में कभी गए हैं घूमने के लिए, पहाड़ पे जैसे जा रहे हैं और आप चढ़ रहे हैं, ये आप चढ़ रहे हैं अपना बैग ले लेके, भाई क्या हूँ, तो जब आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आप जो है ना सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी ऐसा क्यों कर रही होती है कि भाई सांस लेने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि जो बाहर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट्स। ये हो गया कोई भी फिजिकल चेंज तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्वेटिंग करेगी, टेम्परेचर कम है तो शिवर करेगी, लाइट हो गई, चौंधा लगने लग रहा है तो आंखें बंद करने लगेगी, या फिर आप चश्मा लगाओगे, कुछ करोगे। प्रेशर हुआ तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है? बॉडी रिस्पॉन्स देने लगती है कि भाई सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे केमिकल चेंज अगर आपकी बॉडी के अंदर हो जाए तो देखते हैं केमिकल चेंज, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर पीएच में कुछ फ़र्क आ जाए, या फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर फ़र्क आ जाए, तब क्या होगा? जैसे कि पीएच बदला। देखते हैं आपके पेट के अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका पीएच 1.5 से 3.2 के बीच में है। इसका पीएच बहुत ही कम है, हाईली एसिडिक है। अगर ये एसिड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब 1.5 है वो 1.2 हो जाए, 1 हो जाए, और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप देखोगे आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार खट्टी डकार आने लगती है गले के अंदर, वॉमिटिंग हो जाती है, खाना नहीं पच रहा होता, पेट में ऐसा लगता है गैस बन गई है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, सीने में ऐसा लग रहा है जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है। ऐसा क्यों होने लगता है आपको? इसलिए होने लगता है क्योंकि आपके पेट का जो पीएच है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है, उसका पीएच और कम हो गया है, और कम होने के कारण वो और एसिडिक हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में एसिडिटी हो जाती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो आपको मेडिसिन लिखता है। बॉडी का ये रिस्पॉन्स आता है कि भाई तुझे एसिडिटी हो गई है, तेरा एसिड कम हो गया है। ठीक है, उसको स्टिमुलस मिला कि एसिड कम, उसका पीएच कम हो गया है। एसिड का पीएच कम होने का मतलब है कि वो और स्ट्रॉन्ग हो गई है। ठीक है, मतलब उसका मैंने बताया ना 1.5 से और नीचे की तरफ चला गया, तो क्या होता है फिर? रिस्पॉन्स आता है कि एसिडिटी हो गई है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपका पीएच अगर जो हो आपके स्टमक का पीएच अगर आपका कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है, जैसे कि 3.5 से अबव 4 हो गया, तो आपकी जो स्टमक है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम, वो रिलीज़ ही नहीं होगा, प्रोटीन्स के डाइजेशन ही नहीं होगा, फिर डाइजेशन ही नहीं होगा, फिर आपको डॉक्टर वो ऐसी दवाई देगा जो एसिड को थोड़ा एसिड बनाए पेट के अंदर, क्योंकि एसिड थोड़ा
उसकी पावर कम हो गई एसिड की। हमारे पेट को एसिड चाहिए स्ट्रांग वाला खाना पचाने के लिए। पेप्सिन्स एंजाइम्स जो होते हैं उसके अंदर एंजाइम है, वो एक्ट ही एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो पेप्सिन एक्ट ही करता है बहुत ही एसिडिक मीडियम में। तो जैसे ही उसका एसिडिक थोड़ा सा भी उसका पीएच इधर उधर होता है, उसके पीएच में बढ़ोतरी होने लग रही है, मतलब 3.5 से 4 की तरफ चल दिया, तो क्या होगा, उसका एसिड जो है उसकी स्ट्रांगनेस जो है कम हो रही है, पेप्सिन काम नहीं करेगा। बोलेगा मैं तो नहीं करता काम अब, क्योंकि मेरे को वो कंडीशन ही नहीं मिल रही जिसमें मैं काम करता हूँ, तो काम कैसे करेगा। तो पीएच गड़बड़ हुआ तो एसिडिटी हो गई, पीएच गड़बड़ हुआ तो पेप्सिन रिलीज़ नहीं हुआ, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हुए। ठीक है, तो ये आपने देखा केमिकल्स के अंदर। अब जैसे कि मैंने ये भी CO2 O2 का लेवल लिखा हुआ है, इसमें देखो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा रनिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, देखा होगा। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, आप फिर रुकोगे तो हाँफने लगते हो। आप क्यों हाँफते हो, क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको हो सकता है फैटल भी कर दे, मार भी सकती है वो। तो क्या होगा, हम जल्दी जल्दी ऐसे सांस लेते हैं, हम उसी के बहाने ऑक्सीजन जल्दी जल्दी, बॉडी बोलती है भाई ऑक्सीजन दे, कार्बन डाइऑक्साइड भर लिया तूने, अब ऑक्सीजन ले। तो हम ऑक्सीजन अंदर अंदर जाती है हमारे, और फिर हमें कुछ देर बाद रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, कोई केमिकल चेंज हो, ये सब मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर ले रही हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ऐसा हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ होगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगा। और ये बायोलॉजिकल चेंज देखिए, बायोलॉजिकल चेंज के अंदर कोई भी पैथोजन अटैक कर दे, पैथोजन मतलब कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोआ, आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में जब होते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइफाइड होता है। कैंटीन के समोसे खा लिए, कहीं बाहर भेलपूरी खा ली, कहीं किसी की पार्टी में गए कुछ खा लिया, अब कहाँ से वो ख़रीद के आया था सामान, कैसे बनाया गया था, कुछ नहीं पता। तो टाइफाइड बच्चों को बहुत होता है स्कूल में, है ना। टाइफाइड क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है खाने के रास्ते से आपके पास अंदर घुस गया है वो। अब बैक्टीरिया कुछ गया है, कुछ तो करेगा ही। ठीक है, अब स्टिमुलस उसे क्या मिला है कि भाई बैक्टीरिया घुस गया अंदर, रिस्पॉन्स बॉडी क्या देगी, टाइफाइड, हाई फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये रिस्पॉन्स देगी बॉडी। ऐसे ही डेंगू का वायरस घुस जाता है बॉडी के अंदर, स्टिमुलस क्या मिला बॉडी को, डेंगू का वायरस है अंदर, रिस्पॉन्स क्या होगा उसका रिस्पॉन्स होगा कि अब डेंगू हो जाएगा। अब बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी कि भाई डेंगू हो गया है, अब आपकी बॉडी की जो प्लेटलेट्स काउंट हैं वो कम हो जाएंगी, ये बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि आपके अंदर बॉडी के अंदर वायरस घुस गया डेंगू का, तब रिस्पॉन्स में बॉडी क्या देगी, प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, भागोगे, फिर ट्रीटमेंट होगा। तो आपको मैंने तीनों समझा दिया है कि जैसे स्टिमुलस में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में टेम्परेचर, लाइट, कोई भी किसी भी चीज़ में फ़र्क आएगा तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड देगी। pH, CO2, उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई चेंज आएगा, केमिकल चेंज, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। और ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कैसे चेंज आएगा तो कैसे बॉडी रिस्पॉन्स देगी। तीनों समझ लिया। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं, यही डेफिनेशन है इसकी कि कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना ही क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, ये हमने दोनों समझ लिया। तो ये होती है भाई कॉन्शियसनेस, इसे कहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे पाए, उसे ही कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब ये पेन है, अब इस पेन का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, इसे कोई पसीने नहीं आने वाले, कितना ही प्रेशर दे लो, इसकी कोई सांस नहीं फूलने वाली, इसे कितना डेंगू का मच्छर काट ले, इसे कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, ये नॉन लिविंग है। इसीलिए कॉन्शियसनेस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका फीचर है, लिविंग का ही है। और ये एक डिफाइनिंग फीचर है, किसी भी लिविंग में नहीं पाया जाता। और कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग के अंदर होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ह्यूमन, काऊ, बफेलो, आपका पेट डॉग, आपका दोस्त चुन्नू, आपकी सहेली मुन्नू, सब के अंदर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, डिफाइनिंग फीचर
ऑफ लिविंग। लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में आपको नहीं मिलेगा। प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू हायर ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर ऑर्गेनिज्म, सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल, जो बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। दिया हुआ है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reproduction in seasonal breeders। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है फोटो पीरियोडिज्म। और फोटो पीरियोडिज्म जो आप शब्द देख रहे हो, इसके अंदर एक शब्द है फोटो और एक है पीरियोडिज्म। पीरियोडिज्म को हटा के पीरियड देखो। फोटो का मतलब यहाँ पे फोटोन से है। फोटोन किसके होते हैं? सनलाइट के। कौन सी लाइट की बात हो रही है? सनलाइट की बात हो रही है। घर में जो लाइट जलाते हैं उसकी नहीं, सनलाइट की। ठीक है। पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। यही तो होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है। आप देखते रहते हो मैडम कब जाएंगी, मैडम कब जाएंगी। ड्यूरेशन कितने घंटे की क्लास है? 40 मिनट की, 50 मिनट की, 1 घंटे की। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब है कि कितनी ड्यूरेशन तक सनलाइट रहेगी, कितनी ड्यूरेशन तक सनलाइट रहेगी। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फोटो पीरियोडिज्म रिप्रोडक्शन जो होता है सीजनल ब्रीडर्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको समझ लेते हैं। मैं इसको रब करती हूँ और इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है फोटो पीरियोडिज्म ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, देखिए ये जो लाइट है ना, सनलाइट, आपने देखा ये समर्स के अंदर जब समर होती है तो ये लाइट की ड्यूरेशन कितनी होती है? लॉन्ग डेज होते हैं। लॉन्ग डेज होते हैं ना, तो आपने देखा होगा लॉन्ग डेज में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ हॉर्स का। हॉर्स जो है इसी समय पे क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, क्योंकि सनलाइट बेसिकली यहाँ पे जो सनलाइट रिलीज़ होती है ना, सनलाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए। हॉर्स के अंदर एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। हॉर्स के अंदर ऐसे उस समय ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनके अंदर ऐसे कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तब वो ब्रीडिंग करते हैं जब लॉन्ग डेज होते हैं, जब ड्यूरेशन लाइट की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब समर्स होते हैं। तो समर्स के समय हॉर्स जो है वो क्या करता है? हॉर्स ब्रीड, हॉर्स करता है ब्रीडिंग। ठीक है, हॉर्स के अंदर ब्रीडिंग कब होती है? जब समर होते हैं, लॉन्ग डेज होते हैं। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं विंटर में। विंटर के अंदर क्या होते हैं? डेज, शॉर्ट डेज होते हैं। शॉर्ट डेज का मतलब है कि अब सनलाइट कम होगी, सूरज लेट से सनराइज़ करेगा और जल्दी डूब जाएगा, सनसेट उसका जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट डेज होंगे, छोटे दिन होंगे, जैसे सर्दियों में होते हैं। इस समय पे ब्रीडिंग कौन करता है? शीप और गोट। इस समय ये लोग ब्रीड करते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि इस समय ना उनकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसे चेंजेस होने लगते हैं हार्मोनल, कि उन्हें पता चल जाता है कि अब हाँ हमें अब ब्रीडिंग करनी है। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देते, फोटो पीरियोडिज्म नहीं, एक दूसरा। इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि जब बारिश होती है, तो बहुत सारी बारिश होने लगती है, तो आपने देखा होगा कि जो ये होते हैं मेढक, ये अपने कहाँ छुपे होते पता नहीं, ज़मीन के अंदर से निकल के आ जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब हमें ब्रीडिंग करनी है, ठीक है। उन्हें बारिश से अब उन्हें पता चलता है कि ब्रीडिंग करनी है, अब रिप्रोडक्शन का टाइम हमारा आ गया है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फोटो पीरियोडिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, जो सीज़न में ब्रीडिंग करते हैं। मतलब उनका एक टाइम होता है किस सीज़न में करेंगे, हाँ समर में करेंगे कि विंटर में करेंगे कि स्प्रिंग में करेंगे कि कब करेंगे। उनका एक टाइम होता है सीजनल ब्रीडर्स का, वो किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में करते हैं, हमेशा ब्रीडिंग नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुत्ते जो होते हैं हर मौसम में बच्चे नहीं पैदा करते, हर समय नहीं होते, उनका एक मौसम आता है। बिल्लियों का भी मौसम आता है, गाय जानवर भैंसों का भी मौसम आता है। एक मौसम में वो ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, हर मौसम में नहीं करते हैं। वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फोटो पीरियोडिज्म जो है रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब लॉन्ग डेज होंगे, जब सनराइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, जैसे अभी का समय है, अभी 4:30 बजे सुबह हो जाती है और सनसेट 7:45 बजे तक होता है, मतलब इतना बड़ा दिन है, काफ़ी लंबा दिन है। तो ऐसे समय पे कौन ब्रीड करता है? हॉर्स। उनके अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होने लगते हैं, उन्हें फिर अपने आप लगने लगता है कि हाँ अब रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया हमारे। वैसे ही विंटर्स में जब शॉर्ट डेज होते हैं, जब विंटर्स होती हैं, जब छोटा छोटा दिन है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली उनके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन आ जाते हैं, अकॉर्डिंगली फिर वो ब्रीड करते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। मतलब उन्हें पता चल गया सीज़न आया, मौसम बदला, तो उनको अपने आप पता चल जाता है, या फिर उनकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होने लगते हैं, फिर उन्हें अपने आप अकॉर्डिंगली फिर वो उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब ये है थन, अब इसे कोई सा भी मौसम आए, इसके अंदर कोई हार्मोनल चेंज नहीं होने वाला है, इसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इसे कुछ नहीं पता चलने वाला है ना। तो ये नॉन लिविंग है, इसीलिए तो इसे क्या बोला हमने कि ये लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, इसीलिए तो है क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये टॉपिक। अब हम और थोड़ा कोमा पेशेंट का देख लेते हैं, क्योंकि कोमा पेशेंट बहुत डाउट दिलाता है कि वो लिविंग में रखें उसे कि नॉन लिविंग में रखें, कॉन्शियस में रखें कि नॉन कॉन्शियस में। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स undergo all chemical changes। ये सब आपके NCERT की लाइन है। इसका मतलब भी बता देती हूँ आपको, इसके बाद मैं कोमा के बारे में बताती हूँ। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंगली केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब ये है कि जैसे ही आप फूड इनटेक करते हो, आपने खाना खाया, आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे आप खाना खाते हो, ग्लूकोज आपके अंदर हाई हो जाता है। ज़्यादा ग्लूकोज भी क्या है, नुकसानदायक है। बॉडी क्या करती है, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है इंसुलिन को सिक्रीट करती है। सिक्रीट करती है किसे, इंसुलिन को, टू बैलेंस ग्लूकोज, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल। जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन उसे पचाएगी, कुछ करेगी, जो करेगी, ठीक है, बैलेंस करेगी उसका। तो ये होते हैं केमिकल चेंजेस, बॉडी के अंदर ये केमिकल आया। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज वाला आपको बताया था कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप सांस जल्दी जल्दी लेना। तो ये सारे के सारे जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने अंदर केमिकल चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। ये हो गया। दूसरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अवेयर होते हैं कि इनके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। जैसे हमने पहले देखा था, सारे इन्वायरमेंट, जैसे कि धूप लगेगी छाँव में बैठ जाएंगे, ठंड लगेगी गुफा कुछ खोद लेंगे उसमें बैठ जाएंगे। इंसानों का भी ऐसे ही, हम जैकेट्स पहन लेते हैं, गर्मी लगती है AC लगा लेते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से अवेयर होते हैं। बट ओनली ह्यूमंस आर
अवेयर ऑफ themselves। इसका मतलब समझे, ये तो है कॉन्शियसनेस। जो हमने पहले पढ़ा था कि इन्वायरमेंट से, फिज़िकल चेंजेस से, केमिकल चेंजेस से, बायोलॉजिकल चेंजेस से अगर आप अवेयर हैं, आपकी बॉडी अवेयर हो पा रही है, तो कॉन्शियसनेस है, इस सब में होती है। लेकिन अगर आप अवेयर अपने आप से हैं, आपको अपने आप के बारे में पता है, आप अपने बारे में सोच पाते हैं, अपने बारे में प्रश्न कर पाते हैं, जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, मैं क्यों हूँ, मुझे क्या करना है आगे। सपने होते हैं आपके, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको टॉप करना है, आपको इतना कमाना है, मम्मी के लिए ये ख़रीदना है, पापा के लिए ये करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे इतनी सारी किताबें पढ़नी है, ये सब क्या है, जीवन क्या है। ऐसे प्रश्न किसके अंदर आते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर आते हैं। और इसीलिए इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं। और ये किस में होती है? सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है। ठीक है, ह्यूमन ही है जो एकमात्र सोच पाता है कि मुझे खाना, सोना, रिप्रोडक्शन के अलावा और भी कुछ करना है। क्योंकि एनिमल तो यही करता है, सुबह उठता है, चिड़िया सुबह सुबह उठती हैं, खाने की तलाश में हो जाती हैं, उठ जाने उसके बाद क्या करती है, धूप आने लगती है, फिर अपने नेस्ट की तरफ आ जाती हैं वापस, फिर शाम को फिर थोड़ा घूमने निकलती हैं, फिर रिप्रोडक्शन करती, छोटे छोटे और बच्चों को जन्म देती हैं, फिर एक दिन मर जाती हैं। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है। अकॉर्डिंगली अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डेली एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक सिर्फ ह्यूमन ही है जो सोचता है नहीं, मुझे इससे परे जाना है, मुझे दुनिया को देखना है, मुझे दुनिया के बारे में जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है, अपने जीवन के बारे में प्रश्न करना है, अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या इतना ही है, क्या मैं इतना ही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे सपने होते हैं, मुझे ये करना है लाइफ के अंदर, मुझे ये बनना है। ये सब किसके अंदर होता है? ये होता है ह्यूमंस के अंदर। और इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और केमिकल चेंजेस, इन तीनों के बारे में आपको पता होना है अगर आपको कोमा पेशेंट की सिचुएशन को समझना है तो। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, कोमा पेशेंट के। देखिए ये कोमा पेशेंट है। आपने कोमा पेशेंट को टीवी वगैरह में देखा हो सकता है किसी के घर में भी हो। कोमा पेशेंट ऐसा होता है कि वो उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो मशीन से क्या होती है, अटैच होती है। मशीन से तो चल रही होती है, कितनी सारी बॉडी में उसकी मशीन लगी होती है। हो सकता है वेंटिलेटर पे बैठाया हो, सांस दी जा रही हो, यूरिन का पैकेट लगा होता है, उसे खाना पाइप से दिया जा रहा होता है, ये सब चीज़ें उसकी बॉडी अटैच होती है। अब उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मैंने मेटाबॉलिज्म बताया था, किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होना बॉडी के अंदर, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो रहा है, फैट्स एंड लिपिड्स में जाके स्टोर हो रहे हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत खाना खा रहा है तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो उसके अंदर बनी रही है, ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो ही रहा है। तो मेटाबॉलिज्म, ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, हमने जो इसको सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी बॉडी में। हाँ हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप यूरिन बन के आ जाती है बॉडी में अंदर, पीएच मेंटेन है, अगर नहीं मेंटेन है फिर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी दिखाएगा। अगर उसे ऐसे कर दो तो वो रिस्पॉन्स भी देगा, कुछ हल्का हिलेगा भी शायद। उसके बाद उसको गर्मी में अगर रख दो, टेम्परेचर फ़ैन बंद कर दो, पसीना भी ऐसे ऐसे बहने लगेगा उसका। और अगर आप ठंडी जगह पे रख दो तो हो सकता है कांपने भी लगे। ये सब चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। अब कॉन्शियसनेस देखते हैं, कॉन्शियसनेस भी है उसके अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही हैं, कॉन्शियसनेस भी है उसके अंदर। ठीक है, सारे के सारे तो काम कर रहा है
मशीन के थ्रू ही, लेकिन कर रहा है काम। यूरिन निकाल दे रहा है, एक्सक्रीटा निकाल दे रहा है, खाना खा ले रहा है, पसीना भी उसे आ जाएगा, बॉडी से थूक भी आ जाएगा, सब हो जाएगा उसका। लेकिन क्या वो सोच पाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्या चाहता हूँ? कुछ सोच पा रहा है वो? कुछ नहीं सोच पा रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर ये विचार नहीं आ रहे हैं कि मैं क्यों हूँ, क्यों नहीं हूँ, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, कैसा जीवन जी रहा हूँ। कुछ उसके अंदर विचार नहीं आ रहे हैं। सब काम हो रहा है उसकी बॉडी में, पर उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो हम कहेंगे कि कोमा पेशेंट जो है, अगर वो अलाइव हो जाता है तब तो वो लिविंग कहलाएगा। लेकिन अगर वो कोमा पेशेंट ऐसे ही रहा कोमा में ही, तो उसे कहेंगे ब्रेन डेड, क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। और ब्रेन ही मेन होता है हर काम चीज़ के लिए। बाकी चीज़ें तो उसकी बॉडी के अंदर मशीन कर ही रही है, लेकिन वो सोच ही नहीं पा रहा है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। उसकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है हर चीज़ का, पर वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस उसकी मशीन ने ही उसे बना दिया है। मशीन कुछ वो भी दे रहा है, लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ब्रेन डेड कहलाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ उसकी बॉडी में हो रही है, पर उसका काम दिमाग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ब्रेन डेड कहेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट में इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज़ लिविंग को फिनिश करेंगे आज। तो हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे इसमें। इसमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा, सेल। अब देखिए इसमें क्या कहने की बात है कि आपकी जो पूरी बॉडी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, अमीबा, चाहे वो मल्टी सेलुलर ह्यूमंस को ले लो आप। मल्टी सेलुलर में मैं ह्यूमंस को ही बेसिकली लेता हूँ कि आपको ईजिली समझ में आए। तो आप देखेंगे कि हर एक बॉडी का जो बेसिस है कि वो बनी किस चीज़ से है, तो वो बनी किससे है? सेल से बनी है। अगर आप यूनिसेलुलर को लें, यूनिसेलुलर का मतलब क्या? जैसे कि आप अमीबा को ही ले लें। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ही तो है, उसके पास एक सेल है। उसके बाद अगर आप मल्टी सेलुलर पे चले जाएं, मल्टी सेलुलर के बाद जो बहुत सारी सेल्स से बना हुआ है, जो पूरी बहुत सारी सेल्स से बना हुआ है, ह्यूमन को ले लें अगर आप, जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन इनका बेसिस क्या है? बेसिस तो ये सेल ही है ना। बेसिस क्या है? सेल। मतलब आपने इतना बड़ा घर बना लिया, ये देखिए इतना बड़ा घर है, उसमें इतने सारे, ये देखो ईंट लगे हुए हैं, सारे ईंट लगे हुए हैं। इसका बेसिस तो ब्रिक ही है ना इस पूरे हाउस का। मतलब बना तो पूरे ब्रिक से ही है ना। मतलब मेरी पूरी बॉडी जो खड़ी है ये बनी किससे है? सेल से ही तो बनी है। सेल ने क्या किया? सेल था पहले अकेला, फिर उसने सोचा अकेले कैसे ज़िंदगी बीतेगी, औरों को इकट्ठा करता हूँ गली मोहल्ले में, क्या बनाता हूँ? टिश्यू बना देता हूँ। फिर टिश्यू ने बोला अरे एक मोहल्ले से क्या होगा, औरों को इकट्ठा करूँ। एक मोहल्ले से क्या होगा, पूरा का पूरा गांव ही क्यों ना बसा लूँ। तो उसने बोला ऑर्गन बना लो भाई। अभी ऑर्गन को लगा कि मेरे अकेले से क्या होगा, मेरे अकेले से क्या होगा, मेरे गांव से क्या होगा। ये वाला गांव भी चाहिए, ये भी गांव चाहिए, ये वाला गांव भी चाहिए, ये वाला गांव भी चाहिए। सारे गांव को मिलाकर ही तो एक जिला बनेगा। सारे गांव को मिलाकर ही तो एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ये वाली बात हुई है।
लेकिन इसका बेसिस तो क्या था, एक अकेला सेल ही तो था। सेल है, सेल ने बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन किया, बहुत सारा मल्टीप्लाई हुई, डिवाइड हुई, मियोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ, सब हुआ, और वो टिश्यू में कन्वर्ट होगी। इतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, एक टिश्यू बन गया पूरा ग्रुप आके, पूरा का पूरा ग्रुप आ गया तो टिश्यू बन गया एक। अभी टिश्यू भी पूरा ग्रुप आके उसने एक ऑर्गन बना लिया, लिवर बना लिया, उसने हार्ट बना लिया, उसने लंग्स बना लिया, उसने किडनी बना लिया। अब देखिए, अभी किडनी हार्ट सब कुछ बन गए, अभी इसने सिस्टम बना लिया एक पूरा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर पहला लेयर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखो कितने सारे ऑर्गन्स आते हैं उसके अंदर। इसोफेगस आ रहा है, स्टमक आ रहा है उसके अंदर, पैनक्रियाज आ रही है, लिवर आ रही है, गॉल ब्लैडर आ रही है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, सब पूरा एक सिस्टम बना लिया ना इसने। लेकिन इसका बेसिस क्या था, बना किससे है ये, सेल से। बेसिस क्या है इसका, सेल। तो सेल ही रिस्पॉन्सिबल है मेरी पूरी बॉडी को खड़ा करने में, सेल ही रिस्पॉन्सिबल है अमीबा को चलाने में, सेल ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी बनाने में, और सेल ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्या है ये, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, इसीलिए इसे कहा गया है। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल का नहीं बना है। हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना है। अमीबा को मैंने बता दिया जो यूनिसेलुलर है, और दूसरा हमने बता दिया मल्टी सेलुलर के अंदर ह्यूमंस को, उसका बेसिस जो है वो सेल ही है। जैसे कि पूरा का पूरा मकान, उसका बेसिस कोई पूछे तो क्या है, ब्रिक्स हैं, पत्थर हैं, पत्थर की ही बुनियाद उसके अंदर रखी गई है। अब वो पत्थर एक के बाद जोड़ दिए गए हैं और जोड़ जोड़ के एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उसका बेसिस क्या है, ब्रिक ही है। उसी प्रकार इंसान मल्टी सेलुलर हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे कोई भी सेलुलर हो, लेकिन उसका बेसिस तो सेल ही है ना। यही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिफाइनिंग फीचर है। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं मिलती है। जैसे कि ये पेन हो गया, पेन के अंदर कोई सेल नहीं है, ना वो कोई फंक्शन करेगी। और सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाता है और सारे के सारे फंक्शंस भी करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो सेल जो है वो ऑर्गन बन जाता है तो फंक्शन करने लगता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो फंक्शन करने लगता है, रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, सारे फंक्शन, नर्वस टिश्यू के सारे के फंक्शन करता है। सारे फंक्शन कौन करता है, सेल ही तो करता है, किसी भी फॉर्म में करे, ऑर्गन बन के फॉर्म में करे, चाहे किसी भी फॉर्म में करे, उसका बेसिस तो सेल ही है। तो बेटा ये हो गया आपका व्हाट इज़ लिविंग के सारे फीचर्स। अब मैं श्योर हूँ कि आपको सारे के सारे डिफाइनिंग फीचर्स और फीचर्स दोनों में फ़र्क पता चल चुका होगा। आपने सारे के सारे पॉइंट जो है उसे याद कर लिया होगा, और हमने सारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, से 5 पॉइंट्स जो कि फीचर्स और डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये होता है फर्स्ट पॉइंट, द लिविंग वर्ड का फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ लिविंग। ये पॉइंट्स आपने कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं ये लेक्चर ओवर करती हूँ। तब तक के लिए आप सब लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर, बाय बाय।